हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आपका चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। चैप्टर नंबर 7 है आपका वीवर आयरन मेकिंग फैक्ट्री इंडस्ट्रीज। इसमें हमने देखो भारतीय कपड़े के बारे में डिस्कस किया था कि भारतीय कपड़ा है उसकी यूरोप में काफ़ी ज़्यादा मांग थी, क्योंकि भारतीय जो कपड़ा है वो अपनी क्वालिटी के लिए और अपनी उसकी अच्छी क्वालिटी के लिए और बारीक वर्क के लिए है वो भारतीय कपड़ा है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। यूरोप में भारतीय कपड़े को बहुत ज्यादा पसंद है वो किया जाता था। अब भारतीय कपड़े का पतन, अब देखो भारतीय कपड़े का पतन होना मैंने गिरावट आना, कि भारतीय कपड़े के उत्पादन में या उसमें भाई उसकी खपत में गिरावट है वो किन कारणों से आई, कि जैसे हमने पढ़ा था कि अंग्रेजों ने क्या है कि भारतीय कपड़े के ऊपर आयात शुल्क है या ये कहीं की टैक्स है वो काफी ज्यादा लगा देते। टैक्स लगाने से जो भारतीय कपड़ा है वो महंगा हो गया था। उद्योगों के विकास के कारण भारतीय कपड़े को ब्रिटिश कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था, कि जैसे जैसे उद्योगों का विकास होता गया, क्योंकि औद्योगिक क्रांति है वो ब्रिटेन से शुरू हुई थी, तो औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन से शुरू होने के कारण भारतीय कपड़ों को ब्रिटेन के जो बने औद्योगिक कपड़े थे उनसे मुकाबला करना पड़ता था। ठीक है, भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था, कि भारत से जो कपड़ा इंग्लैंड जाता था उसका निर्यात है वो मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि इंग्लैंड ने भारतीय कपड़े के ऊपर काफी ज्यादा सीमा शुल्क है वो लगा दिए थे। इससे भारतीय कपड़े को इंग्लैंड निर्यात करने में काफी मुश्किलों का सामना है वो करना पड़ रहा था क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आए कपड़ों पर भारी शुल्क सीमा थोप दी थी। क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने जो कपड़ा भारत से आया था उसके ऊपर काफी ज्यादा सीमा शुल्क है वो लगा दी थी। इससे हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए। इससे जो हजारों बुनकर में जो कपड़ा बुनने में दक्ष थे, जो कपड़ा बुनने का काम करने थे उनको बुनकर कहते हैं। तो इससे क्योंकि भारतीय कपड़ा है वो इंग्लैंड जा नहीं पा रहा था, भारतीय कपड़े की इंग्लैंड में खपत नहीं हो पा रही थी, तो जो बुनकर थे अब उनको काम नहीं मिल रहा था क्योंकि कपड़ा ही खपत नहीं हो रहा था। तो इससे हजारों की संख्या में जो बुनकर है वो बेरोजगार हो गए। भारत के लोग 1880, ठीक है, यानी 1880 में जितना सूती कपड़ा पहनते थे, यानी भारत के लोग 1880 में जितना सूती कपड़ा पहनते उसमें से 2/3 यानी 2/3 ब्रिटेन का बना होता था। अब भारत में जितने लोग सूती कपड़ा पहनते थे उस सूती कपड़े में 2/3 जो कपड़ा था वो ब्रिटेन का बना होता था, क्योंकि ब्रिटेन में कपड़ा उद्योगों से बनता था। तो वो भारतीय कपड़े के कंपैरिजन में ब्रिटेन का बना हुआ जो कपड़ा था वो सस्ता होता था, इसलिए लोग ब्रिटेन के बने हुए कपड़े को ज्यादा पहनते थे। इससे सूत काटने वाले परेशान हुए, क्योंकि इस प्रतिस्पर्धा से जो लोग सूत काटते थे, सूत काटने वाले परेशान हुए। गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में, ठीक है, गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में सोलापुर और मदुरा से ब्रिटिश कपड़ों के बहिष्कार का आह्वान किया। अब गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में सोलापुर और मदुरा से जो ब्रिटिश का जो कपड़ा था उसको बहिष्कार कि भाई आप ब्रिटिश का बना हुआ कपड़ा मत पहनिए और भारत का बना हुआ कपड़ा पहनिए, लोगों से यह अपील है उन्होंने की। 1931 में चरखे को, ठीक है, 1931 में चरखे को आईएनसी के तिरंगे झंडे के बीच, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में जगह दी गई। यानी जो चरखा है उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो तिरंगा झंडा था उसकी जो बीच वाली जो पट्टी थी उसमें चरखे को जगह है वो दी गई। बुनकर शहर विदेश जाकर अपनी आजीविका चलाई। अब बुनकरों क्या है कि बुनकर वो अब उनको बुनाई का काम नहीं मिलता था, तो उनके सामने अपनी आजीविका चलाने का संकट है वो खड़ा हो गया। इसलिए बुनकरों ने, कुछ बुनकर है वो शहर चले गए, कुछ बुनकर है वो विदेश चले गए और उन्होंने अपनी आजीविका है वो चलाई। सूती कपड़ा मिलों का उदय। अब नेक्स्ट आता है कि सूती कपड़ा मिल की स्थापना होना या उनका उदय होना, जन्म होना। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में मुंबई में स्थापित की गई। यानी भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में मुंबई में स्थापित की गई। भारत से इंग्लैंड और चाइना को होने वाले, अब भारत से इंग्लैंड और चाइना को होने वाले
कपास को निर्यात के लिए, यानी भारत से इंग्लैंड और चाइना को होने वाले कपास के निर्यात के लिए मुंबई है वो एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। यानी मुंबई है वो एक महत्वपूर्ण, कि भारत से इंग्लैंड और चाइना को होने वाले कपास के निर्यात के लिए मुंबई है वो एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। क्योंकि मुंबई है वो एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था, मुंबई से पहले क्या है कि सूरत एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था जिसके द्वारा दूसरे देशों में माल को आयात निर्यात है वो किया जाता था। लेकिन सूरत की जगह अब मुंबई ने ले ली थी और मुंबई है वो देश का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है वो बन चुका था। मुंबई, ठीक है, काली मिट्टी के पास था। अब जो मुंबई बंदरगाह है वो काली मिट्टी के पास था, यानी दक्कन ट्रैप के पास था। क्योंकि काली मिट्टी है वो कपास की खेती के लिए आदर्श मानी जाती है, इसलिए जो मुंबई है वो बंदरगाह काली मिट्टी के क्षेत्र के पास था। उस क्षेत्र में कपास है वो काफी ज्यादा उगाई जाती थी और जो कच्ची कपास है उसको मुंबई बंदरगाह के माध्यम से इंग्लैंड और चाइना को भेजा जाता था। इसलिए जो मुंबई है वो एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है वो बन चुका था जहां कपास की खेती होती थी। अहमदाबाद ने 1861 में, अब अहमदाबाद में 1861 में मिल खुली थी, यानी पहली मिल 1861 में खुली थी। कारखानों को काफी समस्याएं भी थी। अब कारखानों को काफी समस्याओं का सामना है वो भी करना पड़ता था। पहली समस्या यह थी कि ब्रिटिश कपड़ों से मुकाबला। अब जो भारत में कारखानों का उदय हुआ उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उनमें सबसे जो पहली समस्या थी वो पहली समस्या ये थी कि ब्रिटिश कपड़े से मुकाबला। क्योंकि ब्रिटिश कपड़ा है वो भारतीय कपड़े के मुकाबले काफी सस्ता पड़ता था और भारतीय कपड़ा है उसको उसमें सारा काम है वो हाथों से होता था, इसलिए वो महंगा पड़ता था। तो लेकिन अच्छी क्वालिटी का जो कपड़ा था वो भारतीय कपड़ा था। दूसरा, विदेश में लोग सीमा शुल्क से प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती थी। अब विदेश में सीमा शुल्क से, कि भाई दूसरे देश से अगर आप कपड़ा मंगाते हैं उसके ऊपर अगर आप टैक्स इतना ज्यादा लगा देते हैं कि वो कपड़ा ऑलरेडी महंगा हो जाता है, तो उसकी प्रतिस्पर्धा जो कंपटीशन है वो खत्म हो जाता है। मान लो अंतर है वो ज्यादा आ जाता है तो लोग क्या करते हैं कि जो सस्ता पड़ता है उसको खरीदना ज्यादा महत्व देते हैं कंपेयर टू जो थोड़ा महंगा होता है उसके कंपैरिजन में। तो क्या है कि भारत से जो कपड़ा जाता था उसके ऊपर सीमा शुल्क है वो काफी लगा दिया जाता था। इस प्रकार जो भारतीय कपड़ा था उसकी जो प्राइस था वो काफी इंक्रीज है वो हो जाता था, वो महंगा हो जाता था। जो कंपटीशन है प्रतिस्पर्धा है वो खत्म हो जाती थी। और नवजात उद्योग को संरक्षण मिला कि इंग्लैंड के जो नवजात की बात है, जो नए नए उद्योग जो स्थापित हुए थे उनको संरक्षण मिले, यानी उनको सुरक्षा है वो मिली। परंतु भारत में ऐसा नहीं था। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता था कि नवजात उद्योग को कोई संरक्षण है वो नहीं दिया जाता था। अब नेक्स्ट आता है टीपू सुल्तान। देखो टीपू सुल्तान के बारे में आप सभी जानते हैं कि टीपू सुल्तान है वो एक काफी बहादुर शासक था कि उसकी तलवार में है वो काफी धार होती थी। उसकी धार जो तलवार है वो इतनी पैनी होती थी कि सामने वाले को कवच को भी वो चीर देती थी। कि उसकी तलवार में इतनी धारदार और इतनी अच्छी क्वालिटी होने का क्या कारण था। टीपू सुल्तान की तलवार की धार बहुत पैनी थी, यानी वो जो टीपू सुल्तान की तलवार है उसकी जो धार है वो बहुत ज्यादा शार्प थी, बहुत ज्यादा पैनी थी, जो कवच को भी चीर, यानी जो कवच पहनते थे सामने वाले के हमले से बचने के लिए कि भाई उनको डायरेक्ट अटैक है वो ना कर पाए, तो उस सामने वाले के कवच को भी चीर दे। यह गुण कार्बन की अधिक मात्रा वाली, अब उसकी तलवार में जो यह गुण था वो कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुटस नामक स्टील से पैदा हुआ था। कि उसकी जो तलवार है वो वुटस नामक स्टील से बनाई जाती थी जिसमें कार्बन की ज्यादा क्वांटिटी है, यानी ज्यादा मात्रा है वो होती थी, जिससे टीपू सुल्तान की तलवार है वो इतनी पैनी होती थी कि सामने वाले को कवच को भी चीर देती थी। जो दक्षिण भारत में बनाया जाता था, यानी वुडन स्टील है वो दक्षिण भारत में बनाया जाता था। 1800 में फ्रांसीसी बुकानन ने जाना कि 1800 में जो फ्रांसीसी बुकानन था उसने जाना प्रगलन भट्टियों में, जो प्रगलन भट्टी में जहां पर लोहे को पिघलाया जाता है, कि प्रगलन भट्टियों में वुडन स्टील कैसे बनता था। जो प्रगलन भट्टियां हैं उनमें वुडन स्टील है वो कैसे बनाया जाता था।
वुड्स कन्नड़ शब्द, अब जो वुड्स है वो कन्नड़ शब्द उक्कू यानी स्टील का बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप है। यानी वुड्स कन्नड़ शब्द उक्कू यानी स्टील का बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप है। मुहाल फराडे ने 4 साल तक 1818 से 1822 तक वुड स्टील पर शोध किया कि उन्होंने फराडे ने 4 साल तक 1818 से 1822 तक जो वुड स्टील है उसके ऊपर शोध किया। ठीक है, भारतीयों की हार के बाद उद्योग बंद पड़ गया और जैसे ही भारतीयों की हार हुई जो वुड स्टील का जो उद्योग था वो बंद पड़ गया। गांव की उजड़ती भट्टियां, कि भट्टियों में वुड स्टील को पिघलाया जाता था, अब वो भट्टियां वो बंद होने लगी। कि उनके बंद होने का कारण क्या था कि वो भट्टियां हैं वो क्यों उजड़ने लगी। बिहार और मध्य भारत में लोहे से, अब बिहार और मध्य भारत में लोहे से, जहां पर लोहा है वो एक्सेस क्वांटिटी में पाया जाता है बिहार में, बिहार और मध्य भारत में लोहे से दैनिक इस्तेमाल के औजार बनाए गए। दैनिक मींस रूटीन, डेली रूटीन के इस्तेमाल के जो औजार हैं, हथियार हैं, वो बनाए गए। प्रगलन का काम पुरुष करते थे। अब जो प्रगलन का यानी पिघलाने का जो काम है वो पुरुष करते थे और महिलाएं हैं वो धोकनियां चलाती। धोकनियां मींस जैसे कि आपने अगर कुम्हार का काम करने का तरीका देखा हुआ तो वैसे चक्कर को घुमाते रहता है, उससे हवा आती है और कोयले हैं वो जलते रहते हैं, उसकी ऑक्सीजन, उसके माध्यम से उनको ऑक्सीजन है वो मिलती रहती है। तो इस प्रकार जो महिलाएं हैं वो धोकनी चलाते थे जिससे भट्टियों को ऑक्सीजन है वो मिलती रहती थी और आग है वो तेज हो जाती थी। 19वीं सदी के अंत तक यानी 19th सेंचुरी के अंत तक भट्टियां बंद होने लगी। अब 19वीं सदी के अंत तक जो भट्टियां बंद होने लगी क्योंकि लोहे का उत्पादन गिरने लगा और जो लोहे का जो प्रोडक्शन था वो गिरने लगा। कारण, उसका कारण क्या था कि नए कानून के तहत, कि अंग्रेजों ने नए कानून बनाए थे जिससे लोगों का वनों में जाना निषेध था, यानी लोग वनों में नहीं जा सकते थे, वनों में जाना उनका प्रतिबंध है यानी बैन है वो कर दिया गया था। तो कोयला कहां से मिलता, अब भट्टी को चलाने के लिए फिर कोयला है वो कहां से मिलता। अब आप जब लोहे को पिघलाने के लिए कोयले की जरूरत होती है, अब कोयले को ही जलाकर आप ऊर्जा पैदा करते हैं और लोहे को पिघलाते हैं। जब अंग्रेजों ने नए कानून बनाए तो लोगों का वनों में जाना उन्होंने बैन कर दिया यानी निषेध कर दिया, तो फिर जो कच्चा माल है लोहे कोयला वो कहां से मिलता, लौह अयस्क भी कहां से आता। अब जो खदानों से ही लौह अयस्क को निकाला जाता था जो जंगलों में थी, अब वहां पर जाना ही लोगों का बंद कर दिया तो लौह अयस्क कच्चा माल है वो कहां से आता। ब्रिटेन से लोहे और इस्पात का आयात होने लगा। अब ब्रिटेन से लोहे और इस्पात का जो आयात है वो होने लगा। इससे स्थानीय प्रगलाकों द्वारा बनाए गए लोहे की मांग गिरने लगी और जो लोकल जो प्रगलाकन थे जो लोहे को पिघलाकर जो औजार बनाते थे उनकी मांग है वो गिरने लगी। इस प्रकार जो गांव की भट्टियां हैं वो उजड़ने लगी।